देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे हिंदी की शिक्षण विधियाँ। अब जो शिक्षण विधियाँ हैं, ये रीट, सीटेट और डी ट्रिपल एस टी के लिए सब में फ़ायदेमंद होगी। और यहाँ से आप जो भी पढ़ोगे शिक्षण विधि के जो क्वेश्चन है, वहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको, जो भी टेट है, सीटेट है और कोई भी है, उसमें आपको बाहर से नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। आप जो भी पढ़ोगे बहुत बेस्ट और शॉर्ट कंटेंट पढ़ोगे। इस जो हिंदी की शिक्षण विधियाँ हैं, इनकी हम बहुत कम समय में इनको पूरी तरीक़ा से कवर करेंगे। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं हिंदी की शिक्षण विधियों की। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम हिंदी की शिक्षण विधियों में टॉपिक है अपना भाषा। यहाँ से क्वेश्चन आता है भाषा से। तो देखिए कि जो भाषा है, भाषा शब्द की उत्पत्ति एक संस्कृत की एक धातु है भाष से हुई है ना? जिसका अर्थ होता है, जो भाष धातु है उसका अर्थ होता है बोलना या कहना, ठीक है? भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत की भाष धातु से, और जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अब अर्थात यानी कि ध्वनि प्रतीक है, ध्वनि के जो साइन है, जो चिन्ह है, उनके माध्यम से हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, दूसरे तक पहुँचाते हैं। तो उनको व्यक्त करना ही क्या है? भाषा है ना? अब फिर अगर दूसरी हम परिभाषा देखें तो उसकी ये है कि भाषा वह साधन है, वह माध्यम है, वह तरीका है, जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरे जो व्यक्ति हैं, सामने वाला है, उस तक प्रकट करते हैं, उस तक पहुँचाते हैं। और जो सामने वाले के विचार हैं दूसरे व्यक्ति के, उसको हम समझते हैं। किसके द्वारा? भाई भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, है ना? अपनी बात को दूसरे के तक हम बोलते हैं। और जो है कि और जो दूसरे की जो विचार है, जो भाव है, उनको हम समझते हैं। अब जो भाषा की जो परिभाषाएँ हैं, वो देख लेते हैं, 1-2 यहाँ से आ जाती है ना? और जो समझने के लिए भी है परिभाषाओं से हमें भाषा की जो डेफ़िनेशन है वो भी समझ में आएगी। देखिए, काव्य दर्श के अनुसार यदि संसार में भाषा की ज्योति न होती तो संपूर्ण संसार अंधकारमय हो जाता। ये परिभाषा दी है काव्य दर्श ने। और आप रामचंद्र वर्मा के अनुसार भी परिभाषा है भाषा की कि मुख से उच्चारित होने वाले वर्णों व शब्दों का समूह, जिसको द्वारा मन की बात बतलाई जाती है, भाषा कहलाती है। क्योंकि वर्मा जी ने कहा है कि जो हमारे मुँह से जो भी वर्ण निकलते हैं, बोले जाते हैं, वर्ण और शब्द उनका समूह है, जिसके द्वारा हम अपनी बात को सामने वाले तक पहुँचाते हैं, वही क्या है? भाषा है। ये कहा किसने? रामचंद्र वर्मा जी ने। अब सुमित्रानंद पंत ने कहा है कि भाषा ध्वनि का रूप है। संपूर्ण विश्व की हृदय तंत्र की झंकार ही भाषा के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। और ये परिभाषाएँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी आती नहीं है, लेकिन समझने के लिए उसको बस देख लो। लेकिन यहाँ से जो है कि हिंदी शिक्षण के सामान्य जो उद्देश्य हैं, वो देखिए, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, अभी ये उद्देश्य है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उद्देश्य ये समझने की चीज़ें हैं, बस समझते जाओगे तो आप इनको अपना आप कर दोगे। तो यहाँ सबसे मेन चीज़ वो है कि जब भी आप उद्देश्य ये पढ़ोगे, तो जो मेन जो पॉजिटिव पॉइंट हैं, पॉजिटिव जो भावार्थ है, उसको समझने की कोशिश करोगे तो ये सारे उद्देश्य हैं, ये आप एक बार में ही याद हो जाएँगे कि समझने का है, रटने का कुछ भी नहीं है। अब देखिए, हिंदी जो शिक्षण है, उसका उद्देश्य ये है पहला कि हिंदी के वाक्य, जो हिंदी में वाक्य होते हैं, गद्य खंड होते हैं, जो और कविताएँ, उनको अर्थपूर्ण पढ़ने की योग्यता प्रदान करते हैं। क्या? जो ये उद्देश्य है हिंदी के, है ना? कि इनको जो छात्र हैं वो अर्थपूर्ण तरीक़ा से यानी कि समझ के पढ़े और उसमें जो योग्यता है, एबिलिटी है, वो विकसित हों। एक तो ये उद्देश्य है। उसके बाद है कि इसका उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य ये है कि हिंदी कविताओं है, हिंदी में जो कविता है, उनको भाव यानी कि लय के साथ पढ़ने की जो योग्यता है छात्रों में, वो भी विकसित हो। यानी कि ताल, लय और जो उसमें जो रस है, उसको समझने की क्षमता विकसित हो। ठीक है? उसके बाद है कि हिंदी के वाक्य और वो जो गद्य खंड है, कविताओं को अर्थपूर्ण पढ़ने की जो
योग्यता प्रदान करना, ये हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद है भाई कि भाषा के ध्वनि तत्व है ना? उनसे बालकों का परिचित कराना भी इसका उद्देश्य है। उसके बाद जो विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना है, इनकी सभी में भाईचारे की जो भावना है उसका विकास करना भी इसका क्या है उद्देश्य है। फिर है कि सामाजिक एकता व राष्ट्रीय एकता का विकास करना भी इसका क्या है सामान्य उद्देश्य है। और हिंदी भाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न जागृत करना, यानी कि जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या है कि हिंदी भाषा है इससे क्या है कि परे जा रहे हैं, तो फिर जो ये इसके उद्देश्य हैं ये क्या करते हैं, हिंदी भाषा के प्रति प्रेम है ना? और जो रुचि है उसको उत्पन्न करना भी इसका क्या उद्देश्य है। अब देखिए एक नोट है कि माध्यमिक बोर्ड के शिवान्य सचिव श्री तेजकर्ण इंडिया ने बालक छात्र या छात्रों के सुलेख को सुधारने के लिए एक योजना चलाई, और इस योजना का नाम है सुलेख लेखन की प्यास जगाओ योजना है। ठीक है? अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि सुलेख क्या है? तो देखिए, सुलेख क्या है, अनुलेख क्या है, ये क्वेश्चन आते हैं रीट में, है ना? तो सुलेख का अर्थ होता है कि शब्दों को सुंदर लिखने से होता है। इसमें बालकों को केवल एक ही वर्ण लिखने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह सुंदर होना चाहिए। सुलेख लिखते समय आँखों से अभ्यास पुस्तिका की दूरी 1 सवा फुट होनी चाहिए। कलम की लंबाई बालिश्त के बराबर होना चाहिए, और ये कि जो लिखें हम, जो कलम का जो पृष्ठभाग है वो तर्जनी की उँगली से 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ होना चाहिए। अब यहाँ से बस समझने का इतना ही है कि सुलेख है कि जैसे हम लिख देते हैं कि ए, आ, ई, ऊ, तो ऐसे लेके हम छात्रों को लिखते हैं, तो अब छात्र उसको ही लिखें। ए को ही बार-बार 10-10, 15-15 बार लिखें, सुंदर साफ-साफ राइटिंग में लिखें, तो वो तो है भाई सुलेख। बस इतना ही समझ लो। ये आगे जो है ये आते नहीं है एग्ज़ाम में कि कितनी दूरी होनी चाहिए, कितना कोण है ना? कितनी लंबाई होनी चाहिए कलम की, ये नहीं है। बस इतना आप याद कर लो कि सुंदर शब्दों को सुंदर लिखने से सुलेख कहा जाता है। अब है उसके बाद अनुलेख। अनुलेख क्या है? ठीक है? अनुलेख को सुलेख का ही पर्यायवाची कहा जाता है। इसमें भी बालकों को सुंदर-सुंदर शब्दों को लिखने के लिए कहा जाता है, लेकिन देख-देख कर। इसमें देख-देख कर लिखते हैं, और जो सुलेख है उसमें बोला जाता है। ठीक है? जैसे टीचर लाइन बोलता जाता है या कोई शब्द बोलता जाता है, फिर छात्र लिखते हैं, वो तो है सुलेख। और अनुलेख में कि देख-देख कर कीबोर्ड पे लिख देता है छात्रों को, और फिर उसको देख-देख कर लिखने के लिए कहा जाता है, वो अनुलेख है। फिर प्रतिलेख। प्रतिलेख क्या है कि इसमें बालकों को किसी पत्रिका या पुस्तक आदि में से कोई गद्यांश की कुछ पंक्ति को लिखने के लिए कहा जाता है, और प्रतिलेख में अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि दिया जाने वाला प्रतिलेख बालकों की रुचि और स्तर के अनुरूप होना चाहिए। यानी कि पाठ में से हम कोई गद्यांश या कुछ पंक्ति दे देते हैं कि हाँ भाई, इस पाठ की जो शुरू की 10 लाइन है या 15 लाइन है वो लिख के और लाइए आप एक पेज में, है ना? ये प्रतिलेख है। उसके बाद है श्रुतिलेख। श्रुतिलेख में है कि बालक सुनकर लिखने से, श्रुतिलेख के माध्यम से बालकों की श्रवण शक्ति का विकास किया जाता है ना? कि बालक सुन के और तब लिखता है, ये है श्रुतिलेख। ठीक है भाई, ये श्रुतिलेख हो गया। उसके बाद है देखिए कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए 4 अवयवों का एक निश्चित क्रम है। कोई भी हम भाषा सीखते हैं तो वो एक निश्चित क्रमों से होकर सीखी जाती है। तो देखिए यहाँ पर है सबसे पहले जिज्ञासा होनी चाहिए किसी भाषा को सीखने के लिए। जिज्ञासा के बाद कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद अनुकरण करें, और अनुकरण के बाद बार-बार उसका अभ्यास करें, और फिर इन चारों चरणों से आप गुज़र जाएँगे तो फिर किसी भाषा को आप आराम से सीख जाएँगे। तो सबसे पहला चरण जिज्ञासा, फिर प्रयत्न, फिर अनुकरण, फिर अभ्यास। चारों को थोड़ा-सा याद रख लेना। अब देखिए, अब जो भाषा की विशेषताएँ ये आती हैं भई, कि भाषा के निम्न में से कौन-सी विशेषता नहीं है शिक्षण विधियों में। तो भाषा एक मानक रूप है। ध्यान दीजिए, मानक है, यानी कि विधिवत है, ऑथेंटिक है। इसको एक मान्यता के रूप में विकसित किया गया है भाषा को। ठीक है? कोई भी भाषा का एक क्या होता है, मानक रूप होता है, यानी कि लिपि होती है, और भाषा एक अर्जित संपत्ति है ना? जबकि नोम चॉम्स्की ने भाषा को क्या है, जन्मजात क्षमता माना है, लेकिन भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है। अर्जित भी है और जन्मजात, दोनों ही हैं ये, है ना? और भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि बच्चा जो समाज से सीखता है, भाषा पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो समाज का ही पड़ता है। समाज में जैसे समाज में रहेगा बच्चा, वैसी ही भाषा सीख जाएगा। अगर अंग्रेज़ों के साथ रहेगा तो अंग्रेज़ी बोलने लगेगा। मराठी जो सभ्यता के लोग हैं, मराठी भाषा बोलने
वालों लोग हैं, उनके साथ रहेगा बच्चा तो फिर यानी कि मराठी बोलने लग जाएगा वो, है ना? तो समाज का प्रभाव पड़ता है भाषा पर, तो ये सामाजिक प्रक्रिया है। और फिर है वही चौथा कि भाषा सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है, यानी कि जो भाषा है, बच्चे की भाषा है, उसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो आप देखेंगे कि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के बोलने का तरीका है वो अलग रहता है, लेकिन जैसे-जैसे बड़ा होता है, विकसित होता है उसमें समझ आती है, तो अपने आप ही उसका बोलने का तरीका है यानी कि उसकी भाषा है, उसमें अपना आप ही चेंजमेंट होने लग जाता है, यानी कि हमेशा बदलती रहती है भाषा। सतत हमेशा परिवर्तनशील है यानी कि परिवर्तन होती रहती है। उसके बाद भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। अनुकरण के माध्यम से ये है कि आम जैसे कि छोटा बच्चा है, उसको सिखाते हैं उसके पेरेंट्स की बेटा पापा बोल, है ना? मम्मी बोल, है ना? कि खाना खा ले, आजा, जैसे बोलते हैं, तो बच्चा ऐसे ही बोलने लग जाता है, यानी कि अनुकरण करता है। दूसरों से दूसरा जैसे करते हैं वैसा ही करता है। उसके बाद है भई कि प्रत्येक भाषा का भौगोलिक व ऐतिहासिक स्वरूप अलग-अलग होता है, यानी कि उसका भौगोलिक और इतिहास जो है दोनों ही क्या है अलग-अलग होता है। उसके बाद है कि एक भाषा की जो संरचना है ना? एक भाषा की संरचना है, दूसरी भाषा से अलग होती है। ये तो भई ज़ाहिर-सी बात है कि डिफ़रेंस तो पड़ता ही है ना? उसकी लिपि है, उसके शब्द हैं, है ना? अलग-अलग होंगे जैसे हिंदी का अलग है ना? अंग्रेजी का अलग है ना? और अलग-अलग भाषा है तो एक-दूसरे से क्या होती है, भिन्न होती हैं। भाषा कठिनता से सरलता की ओर होती है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। उसके बाद है भाषा एक परंपरा है, इसे अर्जित तो किया जा सकता है परंतु उत्पन्न नहीं किया जा सकता। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है। ठीक है भाई, ये थोड़े से पॉइंट है, इनको देख लेना बस, तो इनको एक बार पढ़ लोगे तो एक बार में ही याद हो जाएँगे। उसके बाद है कि हिंदी भाषा शिक्षण की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ी? क्यों जो हिंदी के टीचिंग मेथड्स हैं, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी है? तो पहली बात तो ये है कि जो चारों कौशल है भाषा के जो चारों कौशल है वो कौन से हैं? एलएसआर-डब्लू सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना, है ना? इनका बच्चे में विकास करने के लिए भाषा शिक्षण की आवश्यकता पड़ी है। उसके बाद सौंदर्य अनुभूति की प्राप्ति के लिए, फिर ज्ञान की प्राप्ति के लिए और ज्ञान का जो बच्चे को ज्ञान प्राप्त होगा उसमें स्थायित्वपन यानी परमानेंट प्रदान करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी है और बालकों के सर्वांगीण विकास की। सर्वांगीण विकास में वही सामाजिक है ना? और सामाजिक, शारीरिक, मानसिक ये सारे विकास आ जाएँगे, है ना? संवेगात्मक विकास हो गया सर्वांगीण विकास में, ये सारे विकास आ जाते हैं तो इन जो बालक में सर्वांगीण विकास के लिए भाषा शिक्षण की आवश्यकता पड़ी है। उसके बाद है कि जो हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ हैं कि क्या कठिनाइयाँ हैं, है ना? हिंदी भाषा शिक्षण की तो वो ये है कि सबसे पहली चुनौती तो ये है कि हिंदी भाषा के जो कुशल अध्यापक हैं, उनका अभाव है ना? एक तो ये है, तो अभाव है अध्यापकों का, इसलिए बच्चों में जो हिंदी का जो विकास है वो अच्छी तरीक़ा से नहीं हो पाता है। उसके बाद है कि हिंदी भाषा में नवीन शिक्षण विधियों का अभाव है, ठीक है? फिर है उसके बाद भाषा में सहायक उपागमों का अभाव है और जो विद्यालयों में भाषा प्रयोगशालाएँ यानी कि भाषा की जो लैब है वो उनकी कमी है, उनका अभाव है ना, ये चुनौतियाँ हैं भाई, है ना? फिर है हिंदी भाषा के प्रति बालकों का भी रुझान कम है ना? सारे बच्चे अंग्रेजी और अन्य भाषाएँ उनकी तरफ भाग रहे हैं। फिर है कि हिंदी भाषा के अतिरिक्त अन्य विषयों में बालकों का रुझान है और शुद्ध लेखन व उच्चारण की समस्या है। ठीक है, आगामी समय में उन्नति का भी अभाव है कि बच्चे सोचते हैं कि हिंदी भाषा में कोई फ्यूचर नहीं है। अब जो है कि जो भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ हैं, इनका समाधान करने के लिए क्या तरीके अपनाने चाहिए? कि सबसे पहले तो है कि अध्यापक को भाषा सिखाने में दक्षता लानी चाहिए और बालकों में रुचि उत्पन्न करें। सबसे पहले तो बच्चा में रुचि उत्पन्न करें। उसके बाद है कि हिंदी भाषा में सहायक सामग्री है जो टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मेथड है, उनका प्रयोग करें और भाषा शिक्षण को रुचिकर बनाया जा सकता है। टीएलएम का प्रयोग करके और रुचि उत्पन्न करके बच्चों में और भाषा सिखाने की दक्षता लाके भी जो हिंदी भाषा में बच्चों का जो रुचि है ना? वो हम ला सकते हैं और जो चुनौतियाँ हैं हिंदी भाषा के सामने उनको समाधान किया जा सकता है। उसके बाद है वाक़ई
कि भाषा दक्षता का विकास, यानी कि जो दक्षता है उसका विकास कैसे होता है? तो देखिए कि जो है बालक जिस समाज में रहता है उसमें बोली जाने वाली भाषा को सुनता है। पहली बात तो ये है कि जिस समाज में रहेगा उस समाज में बोली जाने वाली भाषा को अपने आप ही सुनेगा और सीख जाएगा। और फिर बच्चा जैसी भाषा सुनता है, यानी जो भी सुनेगा बच्चा वैसी ही भाषा बोलने लगता है। ये भी ठीक है, यानी कि बच्चा में जैसे जो भाषा का विकास होता है ना, वो है ये लाइन है कि बच्चा जैसे समाज में रहेगा वैसे ही बोलेगा और जैसा सुनेगा और वैसा ही बोलेगा, ठीक है? बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भाषा को सीखता है, यानी कि जिस ज़रूरत को पूर्ति करने के लिए भाषा को क्या करता है, सीखता है। कि भाषा को सीखने के लिए उसकी जिज्ञासा पूरी हो जाती है। फिर जिज्ञासा को पूरी करने के लिए बालक के द्वारा पहले प्रयत्न किए गए और बाद में अनुकरण व अभ्यास के माध्यम से सीखा जाता है। यानी कि जो भाषा है ये समाज से सीखता है बच्चा ज़्यादातर, और फिर जैसा सुनता है वैसा ही सीख जाता है। ये भाई भाषा का जो विकास है बच्चे में वो है, बस थोड़ा समझ लो, ठीक है? समझ लोगे तो ये अपना आप ही क्वेश्चन हो जाएँगे, बस समझने का है। उसके बाद है कि जो भाषा सीखने का मनोविज्ञान है या दक्षता के विकास की प्रक्रिया है, उसको देखिए कि बालक सबसे पहले किसी भी वस्तु को देखता है। देखने से उसके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में दृष्टि बिंब बनता है, यानी कि एक क्या बनता है, चित्र बनता है, एक परछाई बनती है। तो भाई बिंब से क्वेश्चन आ रखा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, है ना? 2018 में क्वेश्चन आया है बिंब से। हाँ, ठीक है, भाषा के वेब से। तो किसी भी जो बालक कोई वस्तु है उसको देखता है, देख के उसके जो माइंड में, उसके दिमाग में क्या बनता है, चित्र बनता है उसका। अलग-अलग लोगों के द्वारा उस वस्तु का नाम दिए जाने पर बालक के मस्तिष्क में क्या बनता है, श्रुतिबिम्ब बनता है। तो श्रुतिबिम्ब और दृष्टिबिम्ब क्या हुआ, दृष्टिबिम्ब तो देख के बनता है कि जिस वस्तु को देखेगा तो दृष्टिबिम्ब बन जाएगा, मतलब देखने का चित्र। और श्रुतिबिम्ब यानी कि सुनने का चित्र, एक तरह से हम कहें बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, कि जो बच्चा जो भी लोगों के द्वारा जो भी सुनेगा, सुनकर जो भी वस्तु का नाम है, तो फिर बालक के मस्तिष्क में कौन सा बिंब बन जाएगा, श्रुति बिंब बन जाएगा। उसके बाद है क्या वही कि जो है दृष्टि बिंब और श्रुति बिंब दोनों के बनने के बाद बालक के मस्तिष्क में उस वस्तु का क्या बनता है, प्रत्यय बनता है। सबसे पहले दृष्टिबिंब और श्रुतिबिंब देखकर और सुनकर दोनों बनने के बाद बालक के जो दिमाग में फिर वस्तुओं क्या बनता है, कॉन्सेप्ट बनता है, प्रत्यय बनता है कि ये जो वस्तु है ये वो है, ठीक है? फिर बालक उस वस्तु की अनुपस्थिति में भी, और ये जो वस्तु है वो मतलब सामने नहीं है, फिर भी उसके बारे में सोचने व मनन करने लगता है। यही विचार बिंब व भाव बिंब का निर्माण करते हैं। तो देखिए बिंब में दृष्टि बिंब हो गया, श्रुति बिंब हो गया, विचार बिंब हो गया और भाव बिंब हो गया। तो ये जो है 4 बिंब हैं कि तो भई इसको लिख लो। क्वेश्चन आया हुआ था कि रीट 2018 में कि भाषा के हिंदी भाषा के जो बिंब है वो कितने होते हैं? तो भाई 4 बिंब में दृष्टि, श्रुति, विचार और भाव बिंब। बिंब का मतलब अंग्रेजी में होता है इमेज, इमेज को बोलते हैं बिंब, ठीक है? उसके बाद है कि जब बालक ने पहली बार देखो इसका जो एक तरह से हम एक उदाहरण के रूप में समझे बिंब को। देखिए कि जब कोई बालक ने एक बार क्या पानी को देखा, तो बालक के जो मस्तिष्क में दिमाग में उसका क्या बना, दृष्टि, यानी देखेगा तो कौन सा बनेगा, दृष्टिबिंब बना। लोगों के द्वारा उसका नाम पुकारने पर बालक के मस्तिष्क में श्रुतिबिंब बना, यानी कि लोगों ने कहा कि पानी को पीने पर बालक की प्यास बुझी, तो उसे विचार आया कि पानी प्यास बुझाता है, और इस प्रकार उसमें बना कौन सा, विचार बिंब का निर्माण हुआ। पानी अच्छा होता है, इससे उसमें क्या है, भाव प्रकट हुआ, तो भाव बिंब का निर्माण हुआ। फिर भैया शिक्षण विधियाँ है हिंदी की कि शिक्षण में, शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग, मैथ विधियाँ मतलब मेथड, टीचिंग मेथड। शिक्षण में विधियाँ शब्द का प्रयोग अध्यापक की उन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है जिनकी सफलता पूर्ण समाप्ति के स्वरूप अर्थात परिणाम स्वरूप बालक कुछ सीखता है, और जिनके द्वारा शिक्षण कार्य को बालकों के लिए
प्रभावी व रोचक बनाया जाता है। ना तो फिर इसका सीधा-सीधा अर्थ ये है कि सफलता जब शिक्षण विधियों का प्रयोग हम जब करते हैं, जब बालक कुछ सीखता है और जो सीखते टाइम यानी कि पढ़ते टाइम कि बालक को जो कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों को दूर करके और जो हम पढ़ा रहे हैं, है ना? जो शिक्षण करा रहे हैं बच्चों को, उसको हम और प्रभावी और रुचिकर बना के और बच्चे को हम सिखा सकें। ठीक है? अब पहला जो पॉइंट है शिक्षण विधियों का कि शिक्षण विधियाँ क्या हैं? शिक्षण विधियाँ एक क्या है भाई साधन है, तरीका है, बच्चे को आसान शब्दों में कोई भी टॉपिक है, कोई भी भाषा है, उसको सिखाने का क्या है एक साधन है। फिर है भाई कि श्रीमती एस के कोचर ने अपनी पुस्तक मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग में शिक्षण विधियों के महत्व की अत्यंत सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की है। वह लिखती है कि जिस प्रकार एक सैनिक को हथियारों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, उसी प्रकार एक शिक्षक को भी शिक्षण विधियों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है कि किस समय कौन सी विधि का प्रयोग किया जाए और यह अध्यापक की निर्णय शक्ति पर निर्भर करता है। जैसे कि भाई हम पढ़ा रहे हैं, कोई कहानी पढ़ा रहे हैं, है ना? कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, अब बच्चों को क्या है वो समझ में नहीं आया, ठीक है? अब बच्चों को समझ नहीं आया, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कक्षा में कि समझ में नहीं आया, तो फिर अब क्या करता है टीचर कि जो हथियार है शिक्षक के हथियार वो है क्या शिक्षण विधि। अब शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा, यानी कि जो अपने पढ़ाने का तरीका है उसको वो चेंजमेंट लाएगा, मतलब बदलेगा कि इस विधि से समझ नहीं आया तो फिर अब दूसरी जो शिक्षण विधि है वो चेंज कर दो। अब कौन कौन शिक्षण विधि है वो हम पढ़ेंगे आगे, है ना? कि जैसे कहानी से कोई कहानी से नहीं आया तो फिर खेल विधि से समझा दो या और विधि से समझा दो, लेकिन बच्चों को सीधा तात्पर्य ये है कि समझ में आना ही चाहिए और आएगा तब आप शिक्षण विधियों में चेंजमेंट लाओगे ना अपने आप में। अध्यापक चेंजमेंट लाएगा तो बच्चा 100% 101% सीख जाएगा, है ना? तो देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम हिंदी की शिक्षण विधियों में गद्य की शिक्षण विधियाँ। गद्य यानी कि जो पाठ होते हैं, ठीक है, कहानी टाइप के, उनको पढ़ाने की जो विधियाँ हैं, तरीके हैं, उनको पढ़ेंगे कि टीचर को कौन-कौन सी जो शिक्षण विधियाँ हैं, है ना? गद्य की कि उनको ध्यान में रखते हुए और तब कक्षा के अंदर पढ़ाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो इसकी जो प्रस्तावना है वो देखेंगे हम कि गद्य शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत गद्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट करना। ठीक है? गद्य का अर्थ होता है क्या? गद्य धातु से हुई है जिसका अर्थ है स्पष्ट करना। गद्य शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में पठन की योग्यता का विकास करना है। तो ये हमारा पॉइंट बना इम्पोर्टेंट। गद्य शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है कि छात्रों में जो पढ़ने की जो योग्यता है उसका विकास करें कि सभी छात्र हैं वो पढ़ सकें। ठीक है? गद्य को कवियों की क्या कहा जाता है? कसौटी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में प्रोज कहा जाता है। ठीक है? अब यहाँ से है जो हमारी जो मुख्य विधियाँ हैं वो देखेंगे हम। ठीक है? तो गद्य शिक्षण की मुख्य रूप से विधियाँ होती हैं कितनी? 2। एक तो है अर्थबोध विधि और एक आदर्श विधि। तो अर्थबोध विधि है, ये क्या है? ये मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है? मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है और जो जितनी भी विधियाँ हैं, शिक्षण विधियाँ हैं, वो सबसे अच्छी जो विधियाँ मानी जाती हैं वो जो मनोवैज्ञानिक विधि होगी, वो क्या है? सबसे अच्छी विधियाँ में से है, ठीक है? तो ये अमनोवैज्ञानिक है। कौन सी विधि? अर्थबोध विधि कि इस विधि में अध्यापक कक्षा में आता है, ठीक है? एंट्री करता है और पाठ्य पुस्तक जो किताब है उसको हाथ हाथ में लेकर शब्दों के अर्थ बताता है और वे व्याख्या करता है। इस विधि में बालकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं रखा जाता और इस विधि के माध्यम से पाठ्यक्रम है जो उसको क्या है कि पाठ्यक्रम को जो है पूरा पूरा तो करवाया जा सकता है, लेकिन जो छात्रों को है ना, वो छात्रों का जो विकास है वो पूरी तरीक़े से नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिए जो विधि छात्रों में रुचि उत्पन्न नहीं कर रही है, इंटरेस्ट ही पैदा नहीं कर रही है, तो उससे छात्र कैसे सीख पाएँगे? तो ये विधि है, ये उचित नहीं है ना? छात्रों की दृष्टि से अमनोवैज्ञानिक होगी तो ये अच्छी विधि नहीं है। एक तरह से कि टीचर आए और मतलब कि पाठ पढ़ा के मतलब एक तरह से लेक्चर दे के और चला जाए, तो फिर छात्रों को समझ नहीं आया तो वो कैसे उसको सीखेंगे, है ना भाई? तो अर्थबोध विधि है, ये विधि ये है। उसके बाद है आदर्श विधि। गद्य शिक्षण की विधियाँ है ना,
तो आदर्श विधि है दूसरी, ये है एक मनोवैज्ञानिक विधि है। अब देखो मनोवैज्ञानिक विधि होगी तो फिर क्या होगा इस विधि में? पहली बात तो बच्चों की रुचि का ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों को पढ़ने का मन है या नहीं है, बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? ये बच्चों की रुचियाँ हैं, ठीक है? और उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चों को जो भी पढ़ रहे हैं, बच्चे जो भी पाठ पढ़ रहे हैं, जो भी हम सिखा रहे हैं, उससे बच्चों को कोई लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना? उनका विकास हो रहा है, ठीक है? उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे के हित को, बच्चे के भविष्य को, बच्चे की भलाई को और ध्यान में रखते हुए फिर पढ़ाया जाता है। अब आदर्श विधि में जो हर्बर्ट स्पेंसर है कि हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदीय प्रणाली के माध्यम से शिक्षण कार्य कराया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना कि यहाँ से बहुत बार आ रखा है ये कि जो पंचपदीय प्रणाली थी वो किसने दी, ठीक है? तो वही ये दिए पंचपदीय प्रणाली के जो जनक हैं, जो किसने दिया, वो दिए हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है? यहाँ पे हर्बर्ट आता है ऑप्शन में ना, पूरा नाम तो नहीं आता लेकिन हर्बर्ट आता है कि हर्बर्ट की, इसको बोला जाता है हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली, है ना? अब देखिए जो क्वेश्चन फिर यहाँ से ये बनता है कि हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में जो उन्होंने 5 पद दिए हैं उनमें से कौन सा नहीं है ना? नहीं है या कौन कौन से हैं, है ना? इनका क्रम जमा लेता है। तो देखिए क्रम है, पहला है प्रस्तावना। ये क्रम वही बिल्कुल क्रम से भी याद होना चाहिए कि पहले पे जो पंचपदीय प्रणाली है उसमें प्रस्तावना आता है, उसके बाद आता है प्रस्तुतीकरण, उसके बाद आता है व्यवस्था, उसके बाद चौथे नंबर पे है तुलना और फिर सामान्यीकरण। ये 5 पद दिए हैं हर्बर्ट स्पेंसर ने, इसको पंचपदीय प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो पंचपदीय प्रणाली के जनक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। अब देखिए कहानी शिक्षण की विधियाँ। अब जैसे हम बच्चों को, छोटे बच्चों को कहानियाँ पढ़ाते हैं तो कहानियाँ शिक्षण की जो विधियाँ हैं वो हैं कौन कौन सी हैं? तो ये तो कथन विधि है ना? कथन विधि, कक्षा अभिनय विधि, चित्र विधि, प्रश्नोत्तर या खंडान्वय विधि और वार्तालाप विधि। एक एक विधि को हम पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा सा डिटेल से। लेकिन पहली बात ये याद होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से हिंदी कहानी शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है, ठीक है? कौन सी शिक्षण विधि है? तो ये विधि है एक कहानी। इन जो शिक्षण विधि है इनको ध्यान में रखते हुए हम पढ़ाएंगे कि इनको छात्रों को। अब देखिए पहली विधि है कथन विधि। कथन विधि में कहानी का कथन कथन है, यानी कि जो हेडिंग है वो जितनी ज़्यादा प्रभावशाली होगा, बालकों को उतने ही अच्छे तरीके से क्या होगा, अधिगम होगा, यानी कि सीखेंगे। यानी कि जो कहानी है वो जितनी कहानी का जो कथन है, जो हेडिंग है वो जितनी मतलब अट्रैक्टिव होगी, उतना ही बच्चे क्या लेंगे, उसमें रुचि लेंगे और अच्छी तरीक़ा से क्या करेंगे, अधिगम करेंगे, यानी कि सीखेंगे, लर्निंग करेंगे। उसके बाद है कि कथन करना। कथन करना भी अपने आप में क्या है, कला है, ठीक है? अध्यापक कथन के माध्यम से पूरी कहानी सुना देता है। इसमें सिर्फ अध्यापक ही सक्रिय रहता है और ये क्या है, अमानव विज्ञान विधि है। मानव कथन विधि है, इसमें क्या है कि अध्यापक कहानी सुना जाता है, सुनाता जाता है। तो ये क्या है कि अध्यापक रहता है क्या, एक्टिव। अब ज़्यादा लंबी कहानी होगी और कथन विधि के माध्यम से सुनाएगा अध्यापक, तो क्या होगा, बच्चे बोर हो जाएंगे। और बच्चे बोर हो जाएंगे तो क्या बच्चे सीख पाएंगे क्या? नहीं सीख पाएंगे। तो भाई ये क्या है, अमानवैज्ञानिक विधि है कि जिसमें अध्यापक ही सक्रिय रहे। मनोवैज्ञानिक विधि वो होगी जिसमें अध्यापक भी सक्रिय रहेगा और बच्चे भी क्या रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। दोनों टीचर और स्टूडेंट दोनों सक्रिय रह के और तब पढ़ाएंगे तो फिर वो विधि रहेगी क्या, मनोवैज्ञानिक। उसके बाद है भाई कक्षा अभिनय विधि। कक्षा अभिनय विधि में है कि यदि किसी कहानी में कोई पात्र है ना, कोई पात्र है, तो फिर अध्यापक है वो कि भाई किसी कहानी में क्या है, पात्र है, तो अध्यापक क्या करता है कि बच्चों को वो जो कहानी के पात्र है उनका अभिनय कक्षा में करवाता है। यानी कि कोई कहानी में जैसे हम रामायण, जैसे राम के बारे में पढ़ रहे हैं, रामायण का कोई पार्ट है, तो टीचर क्या कर देगा, किसी को राम बना देगा, किसी को रावण बना देगा, लटकन में किसी को सीता बना देगा। फिर उस कहानी को फिर उसको समझवाने की कोशिश करता है इनके अभिनय द्वारा, नाटक द्वारा। और यदि किसी कहानी में कोई पात्र नहीं है तो क्या करेगा, अध्यापक अपने चेहरे से ही क्या करेगा, भाव भंगिमा, यानी कि भाव निकालेगा कि ये जैसे कोई शेर है और कोई गीदड़ है, तो फिर जैसे कहानी में शेर की जो आवाज़ है
है ना? उसके माध्यम से कोई एक्टिंग करेगा और फिर हाथों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से और कहानी का अभिनय प्रस्तुत करता है और क्या करता है बच्चों को समझाता है ना? कक्षा अभिनय विधि यानी कक्षा में नाटक, ठीक है? अभिनय करवाता है, कोई पात्र बनाता है और या फिर शिक्षक ही क्या करता है खुद ही पात्र बन के और बच्चों को समझाता है। तो ये विधि क्या है भाई? मनोवैज्ञानिक है, अच्छी विधि है, ठीक है? और ये किसकी विधि पे चल रही है? कहानी पढ़ाने की, कहानी शिक्षण की जो विधियाँ हैं वो चल रही है। उसके बाद है चित्र विधि। चित्र विधि में क्या करता है? इस विधि में अध्यापक क्रम से यानी कि एक क्रम से एक-एक चित्र को प्रस्तुत करता है और चित्रों के माध्यम से बालकों से क्या करता है? प्रश्न करता है, प्रश्न पूछता है, यानी कि एक-एक चित्र दिखाता है फिर प्रश्न पूछता है और इसमें चित्र के द्वारा अध्यापक पूरी कहानी को बालक के सामने प्रस्तुत कर देता है और यह क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि। इनके चित्र दिखा दिए, एक कहानी कोई 15-20 चित्र लिए अध्यापक ने और चित्र दिखाता है और चित्र दिखा के और बच्चों को कहानी सुनाता जाता है कि इस कहानी में ये ऐसा हुआ, इस चित्र में ये तो यहाँ ऐसा हुआ और फिर बच्चों को कहानी है वो क्या आ जाती है? समझ में आ जाती है। तो ये भी क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है कहानी शिक्षण की। उसके बाद है भाई प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि में क्या करता है? अध्यापक प्रश्नों की एक श्रृंखला को रखता है ना? सीरीज रखता है और प्रश्नों के माध्यम से बालक को पूरी कहानी क्या कर देता है? सुना देता है। ठीक है? प्रश्न पूछता रहता है और उनको उत्तरों के माध्यम से कहानी को क्या कर देता है? सुनाता जाता है। ठीक है? ये होगी प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद है भाई मनोवैज्ञानिक विधि। यह मनोवैज्ञानिक विधि है ना? फिर है वार्तालाप या संवाद विधि। इस विधि में क्या करता है टीचर कि कहानी में कोई जो भी पात्र हैं, आने वाले पात्रों के बारे में या कहानी के बारे में अध्यापक बालकों से क्या करता है? वार्तालाप करता है और फिर कहानियाँ सुनाता इसी वार्तालाप या संवाद विधि में। ठीक है? उसके बाद है क्या कि जो अपनी कहानी शिक्षण की जो विधियाँ हैं ये तो हुई पूरी, ठीक है? नाटक शिक्षण की जो विधियाँ हैं वो देखिए। तो नाटक शिक्षण की विधियाँ हैं कौन-कौन सी है? मुख्य है वो है एक तो रंगमंच अभिनय प्रणाली है और फिर है व्याख्या प्रणाली, आदर्श नाट्य शिक्षण प्रणाली, संयुक्त प्रणाली और कक्षा अभिनय प्रणाली। ये नाटक शिक्षण की क्या है भैया? विधियाँ हैं, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या-क्या है। पहली है जो है रंगमंच अभिनय प्रणाली। रंगमंच अभिनय प्रणाली में है क्या कि इस प्रणाली में जो है नाटक का जो प्रस्तुतिकरण है वो किस पर किया जाता है? कोई रंगमंच यानी स्टेज पर किया जाता है और कक्षा के अतिरिक्त जो खंडों में और अतिरिक्त जो समय के साथ नाटक का क्या कर दिया जाता है? नाटक के द्वारा कोई कहानी है उसको सिखाया जाता है। अतिरिक्त खंड है, कलांश है उसमें नाटक करवाया जाता है और बच्चों को कोई भी कहानी है वो कहानी या पाठ है वो किसी नाटक के द्वारा सिखा या पढ़ा दिया जाता है। उसके बाद है भाई कि इस जो विधि है इसको साध्य और व्यय साध्य विधि भी कहा जाता है। यह विधि खर्चीली है इसलिए क्या है कि सभी विद्यालय इस विधि को कर पाने में क्या सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो उसके बाद है क्या कि व्याख्या प्रणाली कि इस जो प्रणाली है जो इस विधि है इसमें क्या करता है? अध्यापक नाटक में आने वाले पात्रों के बारे में, उद्देश्यों के बारे में, प्रस्तुतिकरण के बारे में व्याख्या करके बताता है और ये क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। उसके बाद आदर्श नाट्य शिक्षा प्रणाली। इस प्रणाली में संपूर्ण भागीदारी शिक्षक की होती है, ठीक है? अब शिक्षक की होगी तो फिर क्या है कि छात्र तो दर्शक व श्रोता के रूप में सुनते हैं। तो भाई शिक्षक एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया तो ये क्या होगी? मनोवैज्ञानिक विधि होगी ये, ठीक है? इसमें अध्यापक का उद्देश्य बालकों को क्या कराना होता है? मनोरंजन कराना होता है। फिर है भाई संयुक्त प्रणाली विधि। इसे नाटक शिक्षण की आदर्श प्रणाली कहा जाता है। यह नाट्य शिक्षण प्रणाली और कक्षा अभिनय प्रणाली दोनों का क्या है? रूप है। संयुक्त प्रणाली क्या है? नाट्य शिक्षण प्रणाली और कक्षा अभिनय प्रणाली ये दोनों का क्या है? मिला-जुला रूप है। इसमें अध्यापक व बालक दोनों मिलकर नाटक का क्या करता है? प्रस्तुतिकरण करता है। उसके बाद है भाई कक्षा अभिनय प्रणाली। कक्षा अभिनय प्रणाली है भाई इससे जो विधि है इसमें कक्षा में बालक के द्वारा नाटक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है और यह विधि क्या है? मनोवैज्ञानिक, क्योंकि बालक सक्रिय होकर काम करता है तो फिर क्या है कि ये मनोवैज्ञानिक विधि होगी। उसके बाद है भाई क्या? पद्य शिक्षण की विधियाँ। पद्य को बोलते हैं क्या? कविता है। जो कविता शिक्षण की जो विधियाँ है कविता सिखाने की जो बच्चे का क्लास में
तो वो इन विधियों के माध्यम से हमें सिखाना चाहिए बच्चों को। तो वो जो विधियाँ हैं वो एक बार इनको देख लो कि ये विधियाँ कविता शिक्षण की है, अभिनय प्रणाली है, तुलना प्रणाली है, गीत प्रणाली है, अर्थबोध प्रणाली है, समीक्षा प्रणाली है, रसास्वादन विधि, व्यास विधि, प्रश्नोत्तर विधि या खंडान्वय विधि और व्याख्या विधि। ये सब किसकी है भाई? कविता शिक्षण की विधियाँ हैं। तो देखिए यहाँ पे है अभिनय प्रणाली। अब अभिनय प्रणाली में क्या है कि इस प्रणाली में अध्यापक हाथों के संकेत यानी कि हाथों के द्वारा साइन करता है, संकेत करता है और फिर माध्यम से और अपने चेहरों के माध्यम से कविता को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। यानी कक्षा में कविता गाता है, हाथों और चेहरों से उस कविता में जैसे जैसे पात्र हैं, जैसे जैसे जो जो चीज़ें हैं उनके उनके जैसे ही क्या करता है? एक्टिंग करता है। फिर बालकों से वैसा ही अनुकरण करवाता है ना? फिर बालकों से भी कहता है कि आप भी ऐसे कीजिए। ये प्राथमिक स्तर पर प्रभावी है भाई। प्राथमिक यानी कि जो 5वीं तक है, छोटे बच्चे हैं, ठीक है? उनके लिए ये अच्छी विधि है। तो और ये मनोवैज्ञानिक विधि भी है। उसके बाद है तुलना प्रणाली। इस प्रणाली में क्या करता है? अध्यापक की कविता के समान कोई दूसरी कविता या उसी कवि द्वारा लिखित अन्य कविताओं को बालकों के सामने क्या करता है? प्रस्तुत करता है और फिर तुलना करवाता है ना, कि इसमें ये है और इस कविता में ये है। इससे बालकों के ज्ञान में, उनकी तर्क शक्ति में क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी कि सोचने समझने की क्षमता में बच्चे सोचते हैं, तुलना करते हैं तो भाई बच्चा सोचेगा ही, है ना? तो सोचने समझने की क्षमता है, तर्क शक्ति है, इनकी रीजनिंग क्षमता है वो बढ़ती है और ज्ञान में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। यह उच्च स्तर पर प्रभावी यानी कि छोटे बच्चे हैं वो क्या है कि इतने आसानी से जो 2 चीज़ें हैं उनमें तुलना नहीं कर सकते। तो फिर ये ज़्यादा बेहतर है। वो थोड़े से जो 10वीं 12वीं क्लास से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए ये क्या है? ज़्यादा प्रभावी है ना? फिर गीत प्रणाली। अब देखो गीत प्रणाली है, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा कि पहला तो है कि कविता शिक्षण की सबसे उत्तम प्रणाली कौन-सी है? ठीक है? प्राथमिक स्तर पर। इन छोटे बच्चों को सबसे अच्छे तरीक़ा से कविता आप सिखा रहे हो, तो कौन-सी जो विधि है उसको आप पहले प्राथमिकता रख के और उससे सिखाने का प्रयास करोगे तो गीत प्रणाली। इसमें क्या करता है कि इसका उद्देश्य कविता में आने वाले उतार-चढ़ाव का ध्यान रखते हुए लय, ताल के साथ कविता का सरस्वर वाचन करना है। सरस्वर का मतलब है एक साथ सही बच्चे। यानी कोई कविता है, कविता क्या करता है टीचर कि एक गीत के माध्यम से सभी छात्र हैं, जितने भी कक्षा में छात्र हैं, छात्र-छात्रा हैं, उनसे एक साथ क्या करता है? बुलवाता है कि आप ये कविता है, इसको क्या है? अब एक साथ बोलो। अब एक साथ बच्चे बोलते हैं तो उनमें रुचि होती है और वो हँस खेल के रुचि के साथ उसको बोलते हैं और उस कविता को क्या कर जाते हैं? सीख जाते हैं अपना। यानी गीत के द्वारा गाते हैं, ठीक है? इस प्रणाली तो सबसे अच्छी है भाई छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चे हैं वो जब एक साथ बोलते हैं, है ना? सरस्वर वाचन करते हैं यानी कि एक साथ उसका जब वाचन करते हैं तो फिर वो रुचि भी लेते हैं और अच्छी तरीक़ा से सीखते भी हैं। तो यह विधि क्या है? प्राथमिक स्तर है, उस पर क्या है कि ये प्रभावी है, ठीक है? अर्थबोध विधि है, ये भई ये जो विधि है माध्यमिक स्तर यानी 10वीं तक के स्तर पर प्रभावी है, मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है? अब तो जब देखो यहाँ पे जो काम की चीज़ें हैं वो एक है रीट वालों के लिए तो कि जितनी विधियाँ हैं वो माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर या हायर लेवल की जो विधियाँ हैं उनको आप याद भले ही मत करना, क्योंकि आपका काम है वो छोटे बच्चों से पढ़ाओगे आप तो 5वीं और 8वीं तक की जो बच्चे हैं छोटे बच्चों के लेवल की, तो जो विधियाँ हैं वो ही आती हैं एग्ज़ाम में, है ना? देख लो आप उठा के देख लेना पेपरों को, ये है। सत्य है भाई ये, सत्यता है इसमें। फिर समीक्षा प्रणाली, कविता का वास्तविक मूल्यांकन है वो समीक्षा प्रणाली में किया जाता है। इसमें कविता की आलोचना की कसौटी पर कसा जाता है, ये उच्च स्तर के बालकों के लिए प्रभावी है। इसमें क्या किया जाता है? कविता की क्या की जाती है भाई? आलोचना की जाती है कि इसमें ये ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक है? तो ये भी कहाँ होगी? हायर लेवल की है, ठीक है? समीक्षा प्रणाली, समीक्षा जैसे क्वेश्चन आते हैं ना कि इस कथन की क्या कीजिए? समीक्षा कीजिए, ठीक है? अब छोटे बच्चे तो कर नहीं सकते समीक्षा, है ना? तो ये भी क्या हुई? उच्च स्तर के बालकों के लिए क्या है? प्रभावी यानी बेहतर तरीके से कर सकते हैं वही बच्चे इसको। फिर है भैया अगली है रसास्वादन विधि। अब रसास्वादन विधि का प्रयोग कविता पाठ करने में किया जाता है।
मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि का उद्देश्य बालकों को क्या है कि रस और आनंद की प्राप्ति करने में सक्षम बनाना है। बालकों को रस की प्राप्ति है और आनंद यानी कि एंजॉय के साथ कविता को पढ़ सके और सीख सके, ये इसका क्या है उद्देश्य है। कि प्राचीन समय में किसी भी बात को स्मृति में यानी कि दिमाग में अंकित करने के लिए कविता उसे क्या कर दिया जाता था, कविता का रूप दे दिया जाता था, जिससे वह जानकारी कभी भी विस्मृत विस्मृत का मतलब है कभी मतलब भूलता नहीं था बच्चा। यह प्राथमिक स्तर पर प्रभावी है और प्राथमिक स्तर पर यह प्रणाली ये क्या है अच्छी है। रसास्वादन रसास्वादन का विधि में क्या करता है, कोई कविता है उसको गाते हैं तो गाते हैं किसके साथ है, लय के साथ गाते हैं। इनके बच्चों को रस की प्राप्ति होती है। इनकी जब बच्चा कविता गा रहा है और बच्चे सब क्या है हंस हंस खेल के हंसते हंसते एंजॉय करके और उस कविता को क्या है गाते हैं यानी कि रस लेते हैं, तो फिर वो जो बच्चे हैं फिर उस कविता को क्या है भूलते नहीं है। ठीक है, परमानेंटली उसको याद हो जाते हैं वो कविता। उसके बाद भाई है व्यास प्रणाली। व्यास का अर्थ होता है कथा का वाचन करना, है ना। इस प्रणाली में क्या करता है, अध्यापक कविता की व्याख्या करने के साथ साथ उसमें आने वाले एक एक शब्द की क्या उपयोगिता, शब्द विन्यास और विग्रह आदि के बारे में बताता है। यानी कि कविता वाक्य की व्याख्या करता है, अर्थ समझाता है और जिसमें जो कठिन शब्द अर्थ आए हैं, कोई शब्द है ना, उसकी क्या है। अब कविता में क्या है, कवि क्या है अपने जो अंदर के विचार हैं भाव है उनको बहुत कम शब्दों में और फिर कम शब्दों में लिखता है। तो कविता को फिर जो अध्यापक है वो जो शब्द हैं कवि के उनकी उपयोगिता बताता है कि कवि ने ये जो शब्द है इसका प्रयोग किस लिए किया है, ये कहना कवि इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, भावात्मक कविताओं को पढ़ाने में भी इस विधि का इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है कि इस कविता में ये भाव है, कवि ये इसका कहने का तात्पर्य कवि का ये है। ठीक है, और इसमें अध्यापक को कविता की गहनतम जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए सीधी सी बात है कि जब एक अध्यापक है किसी कवि की जो बातें हैं विचार है ना, उसके मस्तिष्क की जो भाव है उसको समझने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अध्यापक का जो लेवल है वो भी क्या है कि गहनतम जानकारी होनी चाहिए भाव भी समझने की उसको। ठीक है, उसके बाद है कि यह जो है माध्यमिक स्तर पर प्रभावी है। ये विधि कहाँ है, माध्यमिक स्तर पर प्रभावी है। और व्यास प्रणाली को व्याख्या प्रणाली का भी विस्तृत रूप दिया जाता है। तो और ये अमानवैज्ञानिक विधि है। तो व्याख्या प्रणाली का भाई ये क्या है, अमानवैज्ञानिक प्रणाली है। ठीक है, अब व्याख्या प्रणाली। इस प्रणाली में कविता में आने वाले जो रस है, छंद है, अलंकार है आदि की व्याख्या करके बताता है और यह माध्यमिक स्तर पर है और ये क्या है मनोवैज्ञानिक विधि है। उसके बाद है प्रश्नोत्तर या खंडान व प्रणाली। इसमें क्या करता है कि वर्णनात्मक व ऐतिहासिक पद्यों को पढ़ाने के लिए प्रश्नोत्तर प्रणाली का सहयोग लिया जाता है। इसमें कविता के खंडों को मिलाकर बालकों से क्या किए जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं, इसलिए इसे प्रश्नोत्तर व खंडान व प्रणाली कहा जाता है। यह विधि भी माध्यमिक स्तर पर प्रभावी है लेकिन यह मनोवैज्ञानिक है। इसमें क्या किया जाता है कि पढ़ाने के लिए प्रश्नोत्तर प्रणाली का सहयोग लिया जाता है। बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर उत्तर देने के लिए कहा जाता है बच्चों से, है ना। ठीक है, और कुछ खंड उनकी कोई कविता है उसको टुकड़ों में बांट दिया जाता है और टुकड़ों में बांट के फिर उसको क्या क्वेश्चन बनाए जाते हैं, फिर उसको एक साथ मिला के और फिर बच्चों से क्या किए जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं। इसलिए इसको प्रश्नोत्तर या खंडान्वय प्रणाली भी क्या कहा, इसको कहा जाता है।